हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम लोग जो जिस टॉपिक का देख रहे हैं, नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आजकल जो गॉल ब्लैडर है, आपको बता चुका हूँ कि बहुत आम है। बहुत हमें सुनने को मिल जाता है कि इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर है या इस आदमी को गॉल ब्लैडर है। वो तुम्हारे फैमिली में रहते हैं जिनको गॉल ब्लैडर रहता है। तो उसमें गॉल ब्लैडर की, जैसा कि आपको पूरा बता दिया गया है कि फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, व्हाट इज गॉल ब्लैडर स्टोन होता कैसे है, लेडीज में क्यों ज़्यादा होता है, यह सब के ऊपर हमारा डिस्कस हो गया है। आज जो हम डिस्कस करेंगे उस डिस्कस का नाम है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिससे पेशेंट की जान भी जाती है या जान भी जाने की संभावना रहती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्प्लिकेशन, गॉल ब्लैडर स्टोन से क्या क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बॉडी में। तो ऐसा 3-4 डिजीज है जो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से बॉडी में सीरियसली कॉम्प्लिकेशंस उसका देखा गया है। तो पहला जो होता है गॉल ब्लैडर स्टोन में, जो पहला डिजीज है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर डिजीज। गॉल ब्लैडर डिजीज। दूसरा गॉल स्टोन। तीसरा जो डिजीज है उसे बोलते हैं बाइलरी डिस्काइनेजिया। ठीक है, डिस्काइनेजिया। और फोर्थ जो डिजीज है जिसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से यह सब डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इस सब टाइप के डिजीज होना भी देखा गया है। बहुत सारे पेशेंट में गॉल ब्लैडर स्टोन से इस सब टाइप की डिजीज देखा गया है। गॉल ब्लैडर डिजीज में गॉल स्टोन, बाइलरी डिस्काइनेजिया और गॉल ब्लैडर कैंसर। इसमें क्या होता है कि इस सब टाइप की जो डिजीज है, इस सब टाइप की डिजीज आपको गॉल स्टोन की वजह से हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन होने की वजह से यह कॉम्प्लिकेशंस या यह डिजीज देखा जाता है। इस सब डिजीज में बाइल का क्या होता है, इस सब का एक ही कारण कि इस सब डिजीज में बाइल का क्या होता है, सिक्रीशन रुक जाता है। इस सब डिजीज में क्या होता है, बाइल का सिक्रीशन रुक जाता है। सिक्रीशन रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग और स्कारिंग होना चालू हो जाता है। जिससे क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग और स्कारिंग होना चालू हो जाता है, जिससे यह भयानक रूप धारण कर लेती है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर डिजीज, बाइलरी डिस्काइनेजिया और गॉल ब्लैडर कैंसर, इस सब टाइप की डिजीज हो सकती है। इस सब डिजीज में बाइल का सिक्रेशन रुक जाता है, जिससे गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग और स्कारिंग हो जाता है और इस सब टाइप की डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखा गया है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं लीवर डिजीज। गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, गॉल ब्लैडर में पथरी होने से, पित्त की पथरी होने से लीवर डिजीज भी पेशेंट में देखा गया है और लीवर डैमेज भी देखा गया है। ठीक है, लीवर डिजीज, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से लीवर डिजीज भी देखा गया है। जब बाइल लीवर में रिटर्न्स आता है, जब बाइल का काम क्या है, लीवर का काम क्या है, वो बाइल बनाता है और स्टोर करने के लिए कहां पे देता है, गॉल ब्लैडर में देता है। तो जब बाइल मतलब पित्त लीवर में रिटर्न्स आता है तो यह क्या कर देता है, यह स्कारिंग और स्वेलिंग पैदा कर देता है। याद कीजिए, जब बाइल लीवर में रिटर्न आता है, कहां से, गॉल ब्लैडर से, तो यह क्या कर देता है, लीवर में स्वेलिंग कर देता है, फुला देता है। ठीक है, या पानी भर देता है और स्कारिंग हो जाता है, जिसकी वजह से, और स्कारिंग और स्वेलिंग होने की वजह से क्या रहना है, कंटिन्यू अगर लीवर में स्वेलिंग और स्कारिंग होते रहता है तो इससे क्या होता है, हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। तो लीवर डिजीज भी गॉल स्टोन की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन देखा गया है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है जो गॉल स्टोन की वजह से होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से होता है, उसे हम बोलते हैं गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस। ओके, गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस। ओके, इसमें क्या होता है, गॉल स्टोन के कारण, गॉल स्टोन मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण ब्लॉक हो जाता है। क्या ब्लॉक हो जाता है, तो गॉल स्टोन के कारण ब्लॉक हो चुकी पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रियाज में जो नली होता है जिसे हम पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं,
वह क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाता है। तो आपको गॉलस्टोन पेनक्रियाटिस डिजीज को बोलता है, जिसमें आपको पेनक्रियाटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन पेनक्रियाज, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन इन पेनक्रियाज, दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटाइटिस। ओके, इसमें क्या होता है, तो गॉल स्टोन होने के कारण ब्लॉक हो जाता है क्या, तो पेनक्रिएटिक डक्ट, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में स्वेलिंग देखा गया है। तो गॉल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस उसे बोलते हैं। नेक्स्ट होता है जॉन्डिस, लिवर डिजीज में ही आता है, लेकिन गॉल स्टोन की वजह से बहुत सीरियस जॉन्डिस देखा गया है, बहुत भयानक रूप में एग्रेसिव में देखा गया है कि जॉन्डिस हो गया हुआ है पेशेंट को गॉल स्टोन की वजह से। जॉन्डिस यह बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि गॉल स्टोन होने की, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से जॉन्डिस हुआ है, और वह जॉन्डिस काफी हाई लेवल पे जॉन्डिस होता है। तो जब यह क्या होता है, जब यह स्टोर्ड बाइल मतलब जमा हुआ पित्त, जॉन्डिस में क्या होता है, जब यह जमा हुआ पित्त मतलब जो स्टोरेज बाइल रहता है, जो जमा किया हुआ है गॉल ब्लैडर में, वह क्या करता है, ब्लड में जाने लगता है, ब्लड में जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, याद रखिए, जॉन्डिस गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जॉन्डिस कब होता है, तो जब यह स्टोरेज पित्त मतलब स्टोरेज बाइल, जमा हुआ पित्त या जमा किया हुआ पित्त ब्लड में जाता है, ब्लड में रिटर्न जाता है। तो क्या होता है, इसके कारण स्किन, आइज, ये सब क्या होता है, येलोइश हो जाता है, मतलब काफी पीला कलर का हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो बिलीरुबिन होता है वह क्या होता है, येलो पिगमेंट होता है, और बिलीरुबिन के कारण ही ऐसा जो आपका स्किन है या आइज है वह पीला कलर हो जाता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन जो होता है वह येलो कलर पिगमेंट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें स्किन और येलो दोनों को पीला येलो कलर का बना देता है। तो यह सब टाइप के कॉम्प्लिकेशन देखा गया है इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन में, जिसमें जॉन्डिस कॉमन है। जॉन्डिस तो अधिकांशतः पेशेंट में देखने को मिल जाता है जिसका गॉल ब्लैडर स्टोन स्ट्रॉन्ग है। तो अब देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर, कैसे पता चलेगा कि इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। तो इसके लिए हमें डायग्नोसिस करने की जरूरत है। डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। गॉल ब्लैडर स्टोन की डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं इसका फुल कंफर्म, इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, एक्सरे, ये सब करके हमें, और बहुत सारे हैं बट यह सब करके हम पता लगा सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं। तो डायग्नोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन में हम लिखेंगे तो कौन सी टेस्ट करा के, तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे। गॉल ब्लैडर स्टोन की डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे इत्यादि करने की जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक और आ जाता है जिसे हम बोलते हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मतलब पित्त की नली। तो पित्त की नली की कंडीशन देखने के लिए कि पित्त की जो नली है जिसे हम बाइल डक्ट बोलते हैं वह कैसा है, किस कंडीशन में है, तो उसको देखने के लिए एक टेक्निक, एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं ERCP। ठीक है, ERCP जिसे फुल फॉर्म में बोलेंगे इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेजिनो पैनक्रियाटोग्राफी, पैनक्रियाटोग्राफी। ओके, तो जो ERCP टेस्ट होता है जिसे एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेजिनो पैनक्रियाटोग्राफी बोलते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ERCP बोलते हैं, यह टेस्ट इसके लिए किया जाता है कि जो बाइल डक्ट है उसका कैसा कंडीशन है, इसके लिए किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट में भी बिलीरुबिन वगैरह टेस्ट करने का एडवाइस देते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए क्या हुआ कि डायग्नोसिस करने के लिए आपको USG करवा सकते हैं,
CT स्कैन भी करा सकते हैं, एक्सरे भी करवा सकते हैं, और बाइल डक्ट की कंडीशन कैसी है वो देखने के लिए डॉक्टर आपको ERCP टेस्ट, जिसे एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड क्लेजिनो बोलते हैं, किया जाता है। और इसके बाद भी पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाना है, और ब्लड टेस्ट में बिलिरुबिन वगैरह ये सब कॉमन देखा जाता है। ठीक है, तो यह हुआ आपका डायग्नोसिस। सबसे पहले हमने देखा कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें क्या क्या, गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में इस सब टाइप के, जो आपको हमने पहले बता दिया है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं है, इसके पता करने के लिए कुछ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी टेस्ट करानी पड़ती है वो आपको हमको नहीं बता दिया। अब हम देखेंगे होम रेमेडीज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। होम रेमेडीज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन में मतलब पित्त की पथरी में जो घरेलू कुछ नुस्खे, घरेलू कुछ उपाय किए जाते हैं, और यह काफी हद तक प्रभावी भी है बोल सकते हैं, और नहीं भी है। इसके लिए बोल सकते हैं क्योंकि बहुत पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि जो होम रेमेडी है उसकी वजह से गॉल ब्लैडर निकल गया है, बहुत पेशेंट में नहीं भी निकला है। तो यह एसओएस में है, ये आपके ऊपर है। होम रेमेडीज आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। जो घरेलू नुस्खा है, घरेलू दवाई है, उसको आप यूज कीजिए, निकल जाए, नहीं भी निकल सकता है। तो ये एसओएस में रहता है। लेकिन बहुत पेशेंट में देखा गया है, अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने के लिए पेशेंट्स घरेलू नुस्खा पहले ट्राई करते हैं, घर पर ही वह ट्राई करते हैं, जिससे उनको, पेशेंट को सीधी सी बात है, पहले वो घर पे ट्राई करेंगे कि स्टोन निकालने के लिए आपको ऑपरेट की जरूरत पड़ती है, तो ऑपरेट या कुछ ऐसे मेडिसिन है जिसकी वजह से अगर साइज छोटी है तो निकल जाती है। बट मोस्टली गॉल ब्लैडर स्टोन में देखा गया है कि ऑपरेट ही किया जाता है। तो इसके लिए पेशेंट्स घर पे अधिकांशतः होम रेमेडीज पहले अप्लाई करते हैं, और यह काफी हद तक ऐसा देखा गया है। आयुर्वेद भी मानती है कि इस सब चीजों से गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाती है, बट इसमें साइज भी मैटर करता है कि साइज कितना बड़ा है, और जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वह किस टाइप का है, कहाँ पे है, मतलब बहुत सारे उसका एक रीजन है निकलने का। ठीक है, तो होम रेमेडी जैसे हम यूज करेंगे, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल कि यह सब करने के बाद आपको फायदा पहुंचेगा। अगर फायदा नहीं तो इसका कुछ लॉस भी नहीं है, आपको कुछ नुकसान भी नहीं है, बट होम रेमेडीज भी अप्लाई किया जाता है। होम रेमेडीज में अप्लाई किया जाएगा जैसे एप्पल सीडर विनेगर, नेक्स्ट होता है वो पियर, मतलब नाशपाती, एप्पल सीडर विनेगर आप यूज कर सकते हैं। पियर मतलब नाशपाती भी आप यूज कर सकते हैं। बीट का कंबर, बीट मतलब चुकंदर, ककंबर मतलब खीरा, ककड़ी, और कैरोट, कैरोट मतलब गाजर, जूस भी इसमें यूज किया जाता है होम रेमेडीज में। मिंट मतलब पुदीना, पुदीना से भी पत्थर स्टोन जो होता है उसको निकालने की यूज किया जाता है। इसबगोल। नेक्स्ट जो होता है वो है लेमन मतलब नींबू, नींबू। नेक्स्ट जो होता है रेड कैप्सिकम मतलब लाल शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम। ग्रेन, होल ग्रेन, अनाज, टर्मेरिक हल्दी मतलब हल्दी, और विटामिन सी। ये सब टाइप के होम रेमेडीज घर पे पेशेंट के द्वारा यूज किया जाता है। तो होम रेमेडीज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन में आप देखेंगे तो एप्पल सीडर विनेगर, पियर, बीट, ककंबर एंड कैरोट जूस, मिंट, इसबगोल, लेमन, रेड कैप्सिकम, होल ग्रेन, टर्मेरिक और विटामिन सी। इस सब टाइप का जो होम रेमेडीज है फूड वो यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है उसमें डाइट क्या होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डाइट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम है, अगर किसी पेशेंट को या किसी भी इंसान को गॉल ब्लैडर में
स्टोन है तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसके ऊपर हम आज देखने वाले हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के डाइट में, गॉल ब्लैडर के स्टोन में उसके जो डाइट होता है यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या खाना चाहिए, तो इसमें खाने के लिए जो इस पेशेंट को या जिस इंसान को गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसको खाना क्या चाहिए, तो फाइबर रिच्ड हेल्दी फूड, फाइबर रिच्ड हेल्दी फूड, हेल्दी फूड मतलब ऐसा खाना चाहिए जिसमें फाइबर अधिक हो। फिर ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स। और गॉल ब्लैडर स्टोन को क्या खाना चाहिए, गॉल ब्लैडर स्टोन वाले जो पेशेंट हैं उनको क्या खाना चाहिए, तो उनको फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स। और विटामिन सी, आयरन, यह सब रिच फूड भी खा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर का इंटेक आपको बढ़ा देना है, वाटर आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट्स है या इंसान है उनको खाने में बहुत खास ध्यान रखना है और उनको खाना फाइबर रिच्ड हेल्दी फूड खाना चाहिए, मतलब ऐसा खाना चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। फिर ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए, विटामिन सी और आयरन रिच्ड फूड ज्यादा खाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर इंटेक उनका है, जो पानी पीते हैं वह बढ़ा देना चाहिए, अच्छी खासी क्वालिटी में वो पानी को इंटेक कर सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। तो यह तो खाना चाहिए। अब जो गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट हैं उनको क्या नहीं खाना चाहिए, तो उनको नहीं खाना चाहिए ऑयली और फैट रिच्ड फूड, ऑयली और फैट रिच्ड फूड नहीं खाना चाहिए। और क्या नहीं खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट रिच फूड, सैचुरेटेड फैट रिच्ड फूड। और नहीं खाना चाहिए जैसे घी, बटर और चॉकलेट, उसके बाद केक, सम स्वीट्स, डालडा, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, डालडा। और बिस्किट्स, चिकन, यह सब नहीं खाना चाहिए। तो आपको हमने बता दिया कि डाइट में क्या क्या खाना चाहिए जिस पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अभी हम दिखाए आपको कि गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो नहीं खाना चाहिए ऑयली या फैट रिच फूड, ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें तेल ज्यादा हो या जिसमें फैट ज्यादा हो, ठीक है, वह नहीं खाना चाहिए। दूसरा सैचुरेटेड फैट रिच फूड, संग्रहित मतलब जो स्टोरेड किया हुआ फैट रिच फूड है जिसमें ज्यादा फैट है, वैसा खाना फ्रीज वगैरह में का नहीं खाना चाहिए। घी नहीं खाना चाहिए, बटर नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, केक भी नहीं खा सकते हैं। और कुछ टाइप के मिठाई है जो स्वीट्स हैं वो भी नहीं खा सकते आप, डालडा, बिस्किट, चिकन, तो यह सबसे अवॉइड करना चाहिए फॉर द पेशेंट्स ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। अब हम देखते हैं व्हेन टू सी ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, क्योंकि हमें जो टेस्ट वगैरह है वह सब ने करवा के हमें पता चला कि अभी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो डॉक्टर से हमें कब इमीडिएट मिलना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट को बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब तक आपका सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है तब तक आराम से घर पे सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेन ज्यादा होने लगता है या फिर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस आता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके लिए आप घर पे वेट नहीं कर सकते हैं और पेशेंट करते भी नहीं, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं वो पेशेंट को इतना पेन होता है, इतना भयानक दर्द होती है पेट में कि वो घर पे रह ही नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। बट फिर भी हम देखते हैं व्हेन टू सी ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, तो जब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन याद कीजिएगा आप लोग, जब पेशेंट को एब्डोमिनल पेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इतना ज्यादा होता है कि जैसे आप सीधे बैठ भी नहीं सकते हैं। जब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत तीव्र पेन होती है,
इस कंडीशन का पेन होता है कि जब आप सीधे बैठ भी नहीं सकते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। उसमें जाने का आपको हम एडवाइस नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सीधे बैठ ही नहीं सकते मतलब आप समझ जाइए कि वो कितनी हाई ग्रेड की पेन होगी पेशेंट को। ठीक है। दूसरा, स्किन और आइज अगर येलो हो जाए, अगर आपको पेन नहीं भी हो रहा है लेकिन फिर भी आपकी अगर बॉडी की स्किन और आंख ये अगर येलोइश हो जाए, पीलापन आ जाए उसमें, तो आपको डॉक्टर से एक बार जाके कंसल्ट करना चाहिए। एब्डोमिनल पेन के साथ साथ, अगर एब्डोमिनल पेन के साथ साथ मतलब पेट दर्द के साथ साथ आपको अगर चिल्स विथ हाई ग्रेड फीवर, बहुत ठंडी लग के अगर बुखार आ रही है, तो भी आपको डॉक्टर के पास बिना कुछ किए दिए आपको जाना चाहिए। और वोमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या नोजिया कंटिन्यू है, या कंटिन्यू वोमिटिंग आ रहा है, तो ये सब कंडीशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत अपने कंसल्टिंग फिजिशियन या आपके जो भी डॉक्टर है उनके पास जाके एक बार एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके साथ फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक हम जैसे देखेंगे कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है उसको निकालने के लिए कौन सी टेक्निक यूज किया जाता है और उस टेक्निक का नाम क्या है। अगर हम सर्जरी में जाएंगे तो सर्जन कौन सी टेक्निक से, कौन से ऑपरेट करके, कौन से उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिससे स्टोन बाहर निकालते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।